स्वागत है एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स विद सूरज सर के अंदर। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग ने पूरी तरीके से 12th आर्ट्स महाराष्ट्र बोर्ड के हर एक सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर दिया है एंड हम लोगों ने ज्योग्राफी का भी सेकंड लेसन भी कंप्लीट कर दिया और आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के सेकंड लेसन पे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ इसी मोटिवेशन के साथ रोज पढ़ने। थोड़े से वीडियोस लेट अपलोड हो रहे हैं क्योंकि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है और थोड़ा सा अदर एक्टिविटीज भी हैं वो भी करनी पड़ती है, बट इसके अलावा भी हम कुछ ना कुछ समय निकाल लेते हैं आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे देखते हैं हम लोग। आज हम लोग आपका पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर देखेंगे सेकेंड, की कॉन्सेप्ट ऑफ इशू ऑफ 1991 ग्लोबलाइजेशन। मतलब अब हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ की फैक्टर, सारी चीजें नहीं देखेंगे, कुछ चीजें देखेंगे, कुछ की फैक्टर देखेंगे, मेन इंपॉर्टेंस फैक्टर देखेंगे। क्या किसके कॉन्सेप्ट और इशू कब से, सिंस 1991। ठीक है, 1991 के से उसके कॉन्सेप्ट और उसके बाद से क्या इश्यूज आए थे वो देखेंगे। और जिसको हम 1991 के बाद हम लोगों ने एक बड़ा टर्म भी देखने मिला था हमें, जिसका नाम था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करना अपने आप को। ठीक है, अपनी इकोनॉमी को खोल देना और पूरे वर्ल्ड से, आप चाहे तो कहीं और ट्रेड कीजिए एंड दूसरे वर्ल्ड चाहे तो आपसे ट्रेड करेंगे, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो 1991 के बाद ऐसा क्या हुआ था, क्या कारण थे, इश्यूज क्या था, कौन से की फैक्टर्स थे, कॉन्सेप्ट्स क्या थे। ठीक है, और क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन हुआ, वो चीजें हम अभी देखेंगे। आइए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने स्टडीज किया, बहुत सारे चेंजेस हुए। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर कब, 1991 के बाद। सर 1991 के बाद ऐसा क्या हुआ था? सर 1991 के बाद, 1991 के अंदर ही तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया हुआ था, यूएसएसआर, जो यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो था यूएसएसआर, वो 1991 में टूटा। क्यों टूटा सर? क्योंकि कोल्ड वॉर तभी एंड हुआ था और कोल्ड वॉर एंड हुआ और 1991 में यूएसएसआर भी 15 देशों में टूट गया। ठीक है, आज जो रशिया और उसमें जो सबसे बड़ा आदमी जो निकल गया, जिसे हम रशिया मानते हैं, वो यूएसएसआर का ही निकला हुआ एक बड़ा हिस्सा था जिसका नाम था रशिया। और आज रशिया जिससे लड़ाई कर रहा है यूक्रेन, एक समय पे ये रशिया और यूक्रेन ये दोनों यूएसएसआर के ही हिस्से हुआ करते थे। ऐसे टोटल 15 देश थे, इसमें सेंट्रल एशियन कंट्री भी आती है, जैसे कि ये तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, बेलारूस, यूक्रेन, रशिया, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, ठीक है, मोल्डोवा, ये सारे जो थे ये सब में से निकल के आया आपका रशिया। और ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया 1991 के बाद हुआ, रशिया 15 हिस्सों में टूट गया। हमने पढ़ा कि बहुत सारे चेंजेस, किसके चेंजेस के बारे में हमने पढ़ा? ईस्टर्न यूरोप इन 1989। और फिर हम लोग ने उसी समय 1989 के अंदर ईस्टर्न यूरोप के अंदर भी हमने बहुत सारी चीजें होते हुए देखी, जैसे कि कुवैत क्राइसिस आया था 1990 के अंदर। कुवैत क्राइसिस आया जब ईरान ने कुवैत के अंदर इन्वेजन कर दिया था, ठीक है, अंदर घुस गया था। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, मैंने बताया कि हाँ, उसके बाद हम लोग ने ईरान और कुवैत का हम लोग ने देखा कि हाँ वहां पे कैसा ये क्राइसिस आया था। इसके बाद हम लोग ने देखा कि यूएसएसआर का कैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ 15 हिस्सों में, कोल्ड वॉर खत्म हुआ 1991 के अंदर। ठीक है, कुवैत क्राइसिस देखने मिला और कुवैत क्राइसिस बाद से हमें एक नया टर्म देखने मिला, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब सर सिंपल सी बात है, कुवैत क्राइसिस के बाद 1991 के बाद यूएसएसआर भी टूट गया था एंड अब दुनिया में सबसे पावरफुल अगर कोई था उस समय तो यूएसएसआर था। बट अब यूएसएसआर 15 देशों में टूट चुका था, 15 हिस्सों में टूट चुका था, 15 देश बन चुके थे, अब वो हो गया वीक। ठीक है, एंड अमेरिका लोगों ने ये एक नया टर्म दिया जिसका नाम था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मतलब अब दुनिया को नया एक ऑर्डर मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, अब दुनिया किसी और के ऑर्डर पे चलेगी, तो वो अमेरिका था। ठीक है, ये बनाया इसीलिए था। ये वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, ये वर्ल्ड ऑर्डर देने के लिए बनाया गया था, मैंने बता दिया। इसके बाद डिसइंटीग्रेशन जो हुआ था, रशिया जो 15 हिस्सों में टूट गया था, इससे दो टर्म हमें सीखने मिले। एक पोस्ट, जब यूएसएसआर टूट गया तो उससे पहला एक चीज, उससे हमें दो चीज सीखने मिली, दो नए टर्म मिले हमें। पहला था पोस्ट सोवियत वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, पोस्ट सोवियत वर्ल्ड ऑर्डर मतलब यूएसएसआर तो अब रहा नहीं, तो पोस्ट सोवियत, सोवियत के बाद क्या आएगा? सोवियत मतलब सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो उसका पूरा नाम था यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत बोलते थे। ठीक है, तो ये जो सोवियत था, ये सोवियत कब तक खत्म हुआ? 1991 में। उसके बाद रशिया बन गया, बड़ा हिस्सा जो निकल गया और रशिया आया। तो यूएसएसआर के बाद क्या आएगा? पोस्ट यूएसएसआर।
तो पोस्ट सोवियत बोला गया 1991 के बाद वर्ल्ड ऑर्डर, इसको बोलते हैं पोस्ट सोवियत वर्ल्ड ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? पोस्ट सोवियत वर्ल्ड ऑर्डर या तो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा मैंने बताया ना 1991 के अंदर रशिया यूएसएसआर जो था वो 15 देशों में टूट गया, तो अब उसके बाद उसका वर्चस्व ही खत्म हो गया। यूएसएसआर 1991 के बाद दिखा ही नहीं यूएसएसआर, और यूएसएसआर जब टूटा तभी कोल्ड वॉर भी एंड हुआ था 1991 के अंदर। तो हम लोग पोस्ट कोल्ड वॉर एरा भी बोलते हैं उसी को, और पोस्ट सोवियत वर्ल्ड ऑर्डर भी बोलते हैं। आप समझ में आ गया? इसके अंदर ये तीन टर्म के अंदर फोकस करते हैं पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड सिचुएशन दैट इन्वॉल्व आफ्टर 1991। कहीं ना कहीं ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकली और सिक्योरिटी के हिसाब से ये चीजों को बोली गई है, ठीक है। वो सिचुएशन वैसा है इसलिए ये चीजें बोली जा रही है, ठीक है। और 1990s में अगर हम लोग देखेंगे तो ये सारी चीजें स्टार्ट होती हुई दिखाई दी थी। तो 1990s के बाद से ही ये सारी चीजें स्टार्ट होती हुई दिखाई दी थी और ये सारी चीजों को यूज करना शुरू किया गया। तो तीन टर्म थे ना, ये तीनों टर्म को ये बोलना शुरू किया गया। ये जो टर्म थे ये ग्लोबलाइजेशन, और वो क्या था टर्म, एक और आया है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब अपनी इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से कनेक्ट कर देना, अपनी कंट्री को खोल देना, दूसरी कंट्री को आने देना, और अपनी भी कंट्री दूसरे कंट्री में जाके ट्रेड कर सकते, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अर्लियर टाइम टर्म में अगर ग्लोबलाइजेशन वाज ब्रॉडर बेस्ड, इट इंक्लूड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस टुक प्लेस इन द वर्ल्ड। अब ग्लोबलाइजेशन आने का मतलब है कि सिर्फ हम ट्रेड नहीं करते, हम अपने कल्चर, अपने आइडियोलॉजी, अपनी मानसिकता, अपनी सोच, ठीक है, अपना पहनावा, अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, हर एक चीज हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है। तो जिससे एक ब्रॉड चेंज देखने मिलता है। 1991 के बाद ये पॉसिबल हो पाया। टुडे वी यूज ग्लोबलाइजेशन टू डिस्क्राइब द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। और आज हम लोग जब भी ग्लोबलाइजेशन का वर्ड यूज करते हैं तो हम लोग ये चीज बताते हैं कि ये किसकी याद दिलाता है? पोस्ट कोल्ड वॉर एरा का, कि 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हुआ था और 1991 में ही ग्लोबलाइजेशन आया था। तो कोल्ड वॉर खत्म हुआ और ग्लोबलाइजेशन आया, तो इसीलिए हम लोग पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के नाम से जानते हैं ग्लोबलाइजेशन को भी। उसकी याद तभी आती है। सर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? मैंने अभी आपको बता दिया पूरी तरीके से। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन वी से दैट द वर्ल्ड हैज बिकम मोर इंटरकनेक्टेड, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ये हेल्प करता है लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप आज फोन पे बात कर पा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। और अगर आज एक जगह से आप दूसरी जगह ट्रैवल कर पा रहे हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अगर नहीं रहेगी तो पूरे वर्ल्ड को एक साथ कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने में टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छा हिस्सा अपनाया। तो एग्जांपल में आपको यही सब देखने मिल जाएगा। आज आप एक जगह बैठ के अगर यूनिवर्सिटीज में अब्रॉड पढ़ने के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर पा रहे हो, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पा रहे हो, ठीक है। अब इंडियन फ्रूट्स फ्लावर्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं यूरोप के अंदर, वहां पे अमेरिका और चाइना इंडिया के मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब क्या एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइज हुआ इसीलिए आज वहां अपने आगे फ्रूट फ्लावर मिल्क कहीं बाहर अब्रॉड में जा रहे हैं, बाहर अब्रॉड की चीजें हमारे इंडिया में आ रही है। दैट इज एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज इंटरकनेक्टेडनेस अमंग कंट्री पीपल इवेंट। देखो जो मैंने आपको बताया वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी गई है कि ग्लोबलाइजेशन मतलब वही होता है जिसके जब हम लोग एक कंट्री दूसरे कंट्री से इंटरकनेक्ट रहता है और पूरे वर्ल्ड की कंट्री से इंटरकनेक्टेड रहता है, ठीक है। अब वन आर्ग्यूमेंट दैट इज व्हाइल बाप रे चल रहा है, पैसा दिया है। Interconnectedness increase the importance of the state structure do not decline. In fact, the concept of nationalism is still very much alive. Some feels that economic and technology are key factors that we have brought the world together. Of course, देखो क्या है ना कि इंटरकनेक्टेड ये इंक्रीज हो रहा है आजकल, और ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज ना हो, ठीक है। किसी भी चीज को भारत में या फिर कोई भी चीज को इतना ना आने दिया जाए जिससे हमारे भारत का मार्केट ही डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं स्टेट की सॉवरेनिटी को भी लेके चलना है, ठीक है, नेशनलिज्म को भी लेके चलना है, ठीक है। वो सब जिंदा रहने चाहिए। ये नहीं कि ग्लोबलाइजेशन किया तो भाई ग्लोबलाइज कर दो इस तरीके से, ये बाहर का ही माल अपने इंडिया में दिख रहा है, अपने यहाँ का माल कहीं गया ही नहीं बाहर, ठीक है। और अपने इंडिया का माल कहीं बिक ही नहीं पा रहा है अपने इंडिया के अंदर,
Some feel that economics and technology are key factors that have brought the world together. They argue that the concept of sovereignty and jurisdiction of the state is now being challenged. There are other given importance of civil society in our state according to the movement and cut across state boundaries and focus on humanity the problem of the पीपल। बस ये मैंने जो आपको वही चीज बोला कि अगर ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो वर्ल्ड में दूसरे यहाँ के जो चीजें हैं वो अपने भारत में आ रहे हैं एंड वो ट्रेड हो पा रहा है। अब इतना भी वो भारत में ना आके ट्रेड हो जाए कि अपने इंडिया का जो लोकल मार्केट में जो लोकल प्रोड्यूसर है वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं सामान उनका ही ना बिके, तो ये कहीं ना कहीं अपने नेशनलिज्म को भी चैलेंज करता है। तो हमें इन सब चीजों से आउटकम आना है, हम लोग को इन सब चीजों से बचना है, ठीक है। और हम लोग को आज ह्यूमैनिटेरिज्म इंसानियत की भी जरूरत है, हम लोग को एक दूसरे के ऊपर विश्वास, ठीक है, कट अक्रॉस सम बाउंड्रीज एंड। और हम लोग को सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपने सोसाइटी के बारे में ही सोचना है, पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचना है, ठीक है। आज भी जब कभी क्लाइमेट चेंज और ये सब का जब भी कोई होता है कुछ, तो हम लोग एक वर्ल्ड लेवल पे मीटिंग रखते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक खुद का अपना प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। और ग्लोबल प्रॉब्लम के लिए ग्लोबल लीडर्स लोग को एक साथ आना पड़ेगा और इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी और इसका कुछ रिजल्ट निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि जस्ट मीटिंग हो गई और मीटिंग हो गई ना, इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबको एक साथ आके एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। वन बेंच वन सोल्यूशन, वन मीटिंग वन बेंच वन सोल्यूशन, और इसका फिर सीधा रिजल्ट देखने मिलेगा आपको। Let us look on the changes we have occurred in each of the areas separately. We will also see these changes have been affected India. We are going to see the changes in the area separately. और ये सब अब बोल रहे हैं कि अब कुछ हम लोग ऐसे एग्जांपल देखने वाले जो कुछ चेंजेस आए हैं 1991 के बाद। देखते हैं ग्लोबलाइजेशन आया तो क्या चेंजेस आए थे भारत के अंदर या फिर कहीं पे भी देखा जाता है। Economic issues. Some of the important changes we have occurred in the area economic issues as follow. 1991 के बाद हम लोग ने बहुत सारे चेंजेस देखे, तो उसके अंदर एक था इकोनॉमिक इशू। जरा हम देखते हैं क्या है। फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल। अब क्या होने लग गया, फ्री फ्लो होने लग गया। जो फाइनेंशियल कैपिटल मतलब पैसा, जो पैसा है वो फ्री तरीके से फ्लो होने लग गया, क्योंकि सबकी इकोनॉमी खुल गई ना, ग्लोबलाइज हो गई। तो जिसको जहां इन्वेस्ट करना था उसने वहां इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट था ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इकोनॉमिक सिस्टम का। ऑब्वियस सी बात है, पैसा लगाओगे नहीं किसी जगह पे तो तुम्हारा पैसा बढ़ेगा कैसे। इंडस्ट्री नीड फाइनेंस, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। इन्वेस्टमेंट हेल्प टू बिल्ड इंडस्ट्रीज, और इन्वेस्टमेंट ही वो जरिया है जिससे किसी जगह को पैसे मिले और वो पैसा बिजनेसमैन कहाँ भी यूज करे, इंडस्ट्रीज खोलने में। तो ये इसी वजह से यहाँ पे फाइनेंस था, इन्वेस्टमेंट यूज हुए देन बाय बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। टुडे यू हैव बीन रीड अबाउट द इंडियन कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन फॉरेन कंट्रीज। ऑब्वियस सी बात है, आज भी हमारे भारत गवर्नमेंट और यहाँ के बिजनेसमैन दोनों आपस में मिलके अब्रॉड में कोई ना कोई प्लांट लगाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। कई ट्रेड हम डील साइन करते हैं, ठीक है। फॉरेन से जो हमें इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, गवर्नमेंट उन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी अपना इंटरफेयर रख के अपने लोगों के लिए काम करवाती है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आने लग गए थे, किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट आने लग गए थे। क्योंकि देखो आफ्टर ऑल किसी भी इंडस्ट्री को खोलने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा हमें कहाँ से आ रहा था, फॉरेन से। तो फॉरेन वो इन्वेस्ट कर रहे थे हमारे इंडिया के ऊपर, और इंडिया के ऊपर इन्वेस्ट करने के बाद इंडिया कंपनी स्टार्ट हो रही थी और फैक्ट्री स्टार्ट हो रही थी, जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, जो कि एक अच्छा चेंजेस देखने मिल रहा था हमें। और आज भारत के अंदर आप देखोगे तो इंडियन कंपनीज फॉरेन में भी जाके ट्रेड करती है और फॉरेन में भी अपना ब्रांच खोल के रखी है। जो प्राइवेट कंपनीज है लाइक टाटा, रिलायंस एक्सेट्रा, ये सब इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बहुत सारे अदर कंट्रीज में, जैसे यूरोप, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर एंड अदर प्लेसेस, अलग अलग जगह पे भी, ठीक है। और आज गवर्नमेंट कंपनीज है जो आगे चल रही है, जैसे कि ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है, हैज बीन इन्वेस्टेड अब्रॉड, और ये अब्रॉड में भी चलता है मस्त एकदम, ठीक है। और क्या नाम है इसका, अलॉट ऑफ फॉरेन कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, आज हमारे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट भी ONGC जो वर्ल्ड के अंदर यहाँ वहाँ निकल गया, अपने यहाँ पे ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो है वो वहाँ में भी अपना इंडस्ट्री सेटअप कर रही है, अपना वो जो वर्चस्व है वो वहाँ लहरा रही है। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इंडिया का टाटा एंड रिलायंस कंपनी अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज देखा जाए तो वो लोग भी वर्ल्ड के अंदर यूरोप, फ्रांस, रशिया, ठीक है, अफ्रीका, अमेरिका, इन सब जगहों पे अपने ब्रांचेस रख रहे हैं, वहां पे जाके अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं। दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से सब हो रहा है, ठीक है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हुआ कहाँ से, बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर सेक्टर दोनों को डेवलप किया तभी ये पॉसिबल हो पा रहा है। फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टेड बिल्डिंग एयरपोर्ट्स। जो फॉरेन कंपनी है वो इंडिया
इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं क्या बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक्सेट्रा इन इंडिया, दे हैव आल्सो इन्वेस्टेड। और वो लोग ने और भी हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट किया पैसा कहाँ पे, कंज्यूमर फूड चेन के ऊपर, जैसे मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, पिज्जा हट ऐसा एक्सेट्रा। तो मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, पिज्जा हट, ये इस माध्यम से भी जो फॉरेनर्स लोग होते हैं वो लोग हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से नहीं, उन्होंने हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट, ठीक है, पोर्ट्स, ठीक है, इस तरीके से हाईवेज, रोड, इन सब चीजों के ऊपर भी उन्होंने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे टाटा जैगवार लैंड रोवर इन यूके, मतलब टाटा और जैगवार का जो कंपनी है लैंड रोवर वो यूके में सेटअप किया गया है। ओएनजी विदेश लिमिटेड वियतनाम के अंदर ओएनजीसी जाके घूम अपना वो इंडस्ट्री सेटअप की है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अंदर दिख रहा है, ठीक है, जो अमेरिकन कंपनी है। नेस्ले इन इंडिया, ये सारी जो अमेरिकन कंपनी है वो सब कहाँ आ रही है, इंडिया के अंदर। तो यही है ग्लोबलाइजेशन, यही है वो चीज, ठीक है, जिससे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड, ठीक है, अब्रॉड के अंदर हम लोग देखे जा रहे हैं। एंड तो ये सारी वही चीजें थी। आगे हम लोग इसके बाद जो भी है हम लोग उसको अगले लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 2 के अंदर इसी के, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। कोई भी इसके अंदर डाउट होगा तो आप फ्रीली होके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे तो कोई डाउट आएगा ही नहीं क्योंकि समझाया ही इतने अच्छे तरीके से, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कभी अगर ऐसा लगा आपको कि हाँ थोड़ा सा इसमें नहीं समझ में आया मेरे को, या फिर चीजें अगर अच्छे तरीके से क्लियर है, तो कमेंट सेक्शन में भी बता देना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। एंड ये सारी चीजों को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के अंदर जिनके पास सोर्सेस नहीं है, उनके तक ये पहुंचाइए और उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। याद रखना वो चीज जिसने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, तुमने आर्ट्स लिया है, कोई बदलाव नहीं आएगा, तुमको हम दिखाएंगे, एक बेंचमार्क सेट करेंगे, ठीक है। बस रोज 6 बजे आपको इसी मोटिवेशन के साथ हमारे साथ बैठना है। आप रहोगे, मैं रहूंगा, बाकी दुनिया से मैं कोई भी मतलब नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।